प्री परीक्षा 2016 निरस्त पेपर वाला क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। तो एजेटेक माया मुइस्का इनका, ए मा मुई इंका, इनका क्रम है। एजेटेक मैक्सिको में स्थित था, माया मध्य अमेरिका में स्थित था, मुइंका जो है वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी कोलंबिया में स्थित था, और इंका जो था वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में था, पेरू, इक्वाडोर, चिली, इन सब जगहों पर। तो ए मा मुई इंका, सबसे उत्तर में एजेटेक और सबसे दक्षिण में इंका। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, इसके जो है ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है उनको होत्र कहा जाता है। ऐत्रेय और कौशिकी इसके 2 ब्राह्मण हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में कौन अंतिम था? तो सुभद्र। इसी के अनुरोध पर नहीं, आनंद जो उसका आनंद के अनुरोध पर स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना शुरू किए थे। एका ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए यूज होता है। 23वां सबसे महान शासक था सातवाहन वंश का। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। नासिक अभिलेख। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। इसमें जहांगीर का, अशोक की रानी कारुआकी का, इन सब का उल्लेख है। यह मूलतः कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद में इसको स्थापित किया गया था। कुषाण जो है स्वर्ण और ताम्र मुद्रा जारी किए थे। गुप्त स्वर्ण एवं रजत जारी किए थे। कलचुरी जो थे स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्रा जारी किए थे। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं कराया था, उसके स्थान पर सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन जिसको कांसा कहा जाता था, इन सब तरह के सिक्कों का प्रयोग किया था। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश जो था वो सातवाहन वंश था। शीशे के सिक्कों को रोम से मंगाया जाता था। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे वो कुषाण थे। और सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो हिंद यवन शासक थे। सबसे शुद्ध चलाया था कुषाण ने। द्रविड़ शैली में बना है ग्वालियर का तेली मंदिर, इसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना है। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है, नक्काशी मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में हैं। इसकी जो मूर्तियों पर नक्काशी है उत्तर भारतीय शैली में है, और इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में है। इस मंदिर में हिंदू बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। इसका निर्माण जो है गुर्जर प्रतिहार का राजा मिहिर भोज ने कराया था। मिहिर भोज। ग्वालियर का तेली मंदिर। सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के समय में दिल्ली थी। पहले राजधानी लाहौर थी, 1210 में इसने दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया गया था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। हर्ष जो है, जो नैषध चरित्र के लेखक हैं, हर्ष नैषध चरित्र के लेखक हैं, जयचंद के समय में, जयचंद के ही जो गढ़वाल वंश का शासक था इसके ही दरबार में रहते थे। कछवाहों ने सबसे पहले अकबर के साथ जो है भारमल अथवा बिहारी मल जो था उसने अपनी पुत्री की शादी किया था 1562 में। क्रम दिया गया है तो हाकिन्स जो था 1608 से 1611 में आया था जहांगीर के समय में। टॉमस रो भी जहांगीर के समय में आया था 1615 से 1619 के समय में। मनुची जो था वो 1653 से 1708 ईस्वी में आया था शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में मनुची आया था। और राल्फ फिंच जो है वो अकबर के समय में आया था 1585 से 1586 में। तो 1500 ईस्वी में, जो 1585 में अकबर के समय में राल्फ फिंच आया था सबसे पहले, उसके बाद हाकिन्स आया, फिर टॉमस रो आया, फिर मनुची आया। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था रज़्मनामा नाम से अकबर के समय में। और इसके साथ थे नकीब खां और नकीब खां, इसके साथ नकीब खां और फैज़ी। अबुल फजल ने कालिया दमन का किया था। कालिया दमन अबुल फजल। पंचतंत्र का भी अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र और कालिया दमन का अबुल फजल ने अनुवाद किया था। भारत से बाहर है तो जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है।
नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांदार शाह का दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे के बगल में दफनाया गया इसको। चाय कंपनी का स्थापना 1839 में किया गया था। 1839 में द असम कंपनी नाम से। मुख्यालय इसका नजीरा असम में है। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने साहब आलम बख्त खान को बोला था। दिल्ली में एक विद्रोह न्यायालय की स्थापना भी की गई थी जिसका प्रधान बख्त खान को बनाया था। और दिल्ली में विरोध हुआ था 11 मई 1858 को। पांडिचेरी फ्रेंच के अधीन थी, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश, मद्रास डच। जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1932 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी ने भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते में इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाना, ये सब भी प्रावधानित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ होकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। इनके साथ सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा था। नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवानदत्त असम। मौलवी अहमदुल्ला शाह को लाइट हाउस कहा जाता था 1857 के विद्रोह का। बीएम माला बारी समाज सुधारक थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। वे सम्मति आय अधिनियम जो 1891 आया था उसके पक्षधर थे। लड़कियों की विवाह की आयु इसके अंतर्गत सम्मति आय अधिनियम 1891 के तहत 12 साल कर दी गई थी और लड़कों की 14 साल थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में जो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो विट्ठल भाई पटेल को। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष सरदार वल्लभ के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। विट्ठल भाई पटेल ने 1919 के रॉलेट सत्याग्रह और 1920 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1919 में इनको कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। विट्ठल भाई पटेल 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। 1923 में ही इनका चुनाव केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। 1923 में सदस्य थे और 1925 में इस सभा के अध्यक्ष बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। 1930 में विट्ठल भाई पटेल जो थे केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिए थे। 1930 में जिनेवा में 1933 को जिनेवा में इनका निधन हो गया था। अंतिम संस्कार इनका बॉम्बे में हुआ था। बंग प्रकाशिका सभा 1836 में, लैंड होल्डर्स 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडिया लीग 75। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, बंग प्रकाशिका सभा 1836 और इंडिया लीग 1875। तो इनका क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका, उसके बाद लैंड होल्डर्स, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875। बीडी सावरकर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी, राधा कमल मुखर्जी जो है अवध इन रिवोल्ट जो है रुद्रांश मुखर्जी ने लिखा है। अवध इन रिवोल्ट
अवध इन रिवोल्ट रुद्रांश। और एस.बी. चौधरी जो है, एस.बी. चौधरी द इंडियन म्यूटिनी। 1937 में जहाँ पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था तो वो था बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। बाकी भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार चुनाव जो हुआ था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में बहुमत से मंत्रिमंडल का गठन किया था। पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया था। पंजाब और बंगाल और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार थी। भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन मिजोरम में तो मियरू मेमना मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है यहाँ पे मियरू मेमना। इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे.ई. स्पेंसर और डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है, 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में। नेक्स्ट है धान की प्रजाति है गोविंद, अरहर की पारस, मटर की प्रकाश। शुष्क सम्राट जो है वो धान की प्रजाति है। धान की प्रजाति गोविंद और शुष्क सम्राट है। अरहर की पारस, मटर की प्रकाश। गेहूं की प्रजातियां हैं पूर्वा, ऊर्जा, कौसाम्बी, पूसा तृप्ति, पूसा गोल्ड। मार मृदा झांसी में पाई जाती है। कावड़ और मार मृदा गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। यह झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है, बुंदेलखंडी क्षेत्र में। फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है भारत में? तो 14 करोड़ हेक्टेयर है, 14 करोड़ हेक्टेयर। 0.002 मिलीमीटर होता है मृत्तिका कण का व्यास होता है 0.002। गाद जो होता है वो 0.002 से 0.06 तक होता है। और महीन बालू जो होता है 0.6 से 2 मिलीमीटर तक। तो सबसे छोटा होता है मृत्तिका, उसके बाद गाद, उसके बाद महीन बालू। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। बिल्कुल सही है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन संवर्ग में नहीं आता है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन संवर्ग में नहीं आता है। बाकी राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन ये सभी आते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952। कोयला उत्पादन के कोयला भंडार तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भंडार ओ छत्ती एमपी। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। और किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, तो दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं है। ऊर्जा उत्पादन में का क्रम देखा जाए तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का योगदान है, उसके बाद गैस का, फिर नाभिकीय का, फिर डीजल का। और कुल जीवाश्म ईंधनों का योग विद्युत उत्पादन में 58.5% है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे जीवाश्म है, फिर नवीकरणीय ऊर्जा है। जीवाश्म जो है विद्युत उत्पादन में 58.5% जीवाश्म ईंधन का होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का 39.7 होता है। और अगर इसका क्रम देखा जाए जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है तो सबसे अधिक जो है वो जल विद्युत का यूज होता है, उसके बाद प्राकृतिक गैस, उसके बाद नाभिकीय और सबसे कम डीजल। जैविक संसाधन शुद्ध जल नहीं है, बाकी कोयला, मछली, पेट्रोलियम ये सभी जैविक संसाधन हैं। स्ट्रेट लाइट जो होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायु पोत होता है जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए अस्थायी प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है। नीली नील नदी जो है वो ताना झील से निकलती है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में है ताना झील, यहीं से निकलती है नीली नील। इथियोपिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नीली नील नदी है।
आगे चलकर खार्तूम सूडान में यह सफ़ेद नील से मिलकर के मूल रूप से नील नदी का निर्माण करती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है। पश्चिम से पूर्व क्रम देखेंगे तो भू का कय अ, भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरब। भू का कय अ। भूमध्य सागर यूरोप अफ्रीका को जोड़ता है। काला सागर यूरोप पश्चिम एशिया को जोड़ता है। काला सागर जो है वो यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रूस से घिरा हुआ है। तो काला सागर तुरो बजारू से घिरा है। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। भूमध्य सागर जो है वो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनाटोलिया, मध्य पूर्व के बीच में अवस्थित है। कैस्पियन सागर जो है ईरान रूस के मध्य है, ईरान और रूस के मध्य है। इसकी सीमा रेखा अजरबैजान और कजाकिस्तान से भी मिलती है, तुर्कमेनिस्तान से भी थोड़ी बहुत मिलती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है, मध्य एशिया में। लीना रूस की नदी है, आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस और चीन में प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। टिगरिस जो है तुर्की, सीरिया, इराक में प्रवाहित होती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। करीबा बांध जो है जेम्बजी नदी पर है। आस्वान बांध नील नदी पर है। आस्वान बांध जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर है, कैंजी बांध नाइजर। सेन्नार बांध वो नील नदी पर है, सेन्ना नीली नील नदी पर। जेम्बजी नदी जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ह्यूस्टन टेक्सास राज्य में है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में है। न्यू ऑरलियंस लुजियाना में है। और कैम्डन जो है यूएसए में है। कैम्डन यूएसए के न्यू जर्सी में है, यूएसए के न्यू जर्सी में है कैम्डन। दीर्घ कालावधि में कौन से होते हैं? तो जननांगी संक्रमण जो है वो दीर्घावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांगी संक्रमण कहते हैं। प्रथम चरण जो होता है, इसके 4 चरण होते हैं। जननांगी संक्रमण के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण होता है इसमें उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, इसके कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। दूसरे चरण में उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में गिरावट, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। द्वितीय चरण में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। फिर आता है तीसरा चरण, इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है। ये जनसंख्या का स्थिरता की ओर गमन होता है धीरे धीरे। अतः चतुर्थ चरण में जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जनसंख्या की औसत आयु भी ज़्यादा होती है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की अवस्था है द्वितीय अवस्था। यूपी की साक्षरता दर 67.68 है, 67.68 है। महिला साक्षरता 57.2 है। पुरुष साक्षरता 77.3 है। नेक्स्ट है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 16.51% है, 16.51% है। महिला साक्षरता यहाँ की 57.18% है। 2001 से 11 के बीच जो है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23 हुई है। और इसका जनघनत्व जो है 829 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक है, उसके बाद है महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर गुजरात की। उमा बी जी भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या जो है अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है, तो गलत है ये। और हर 10 वर्ष पर की जाती है, ये बिल्कुल सही है। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको नियमित कर दिया था। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। दिए गए ऑप्शन में सबसे कम जनघनत्व उत्तर प्रदेश का है, इसका जनघनत्व 829। और सबसे अधिक बिहार का है 1106। बिहार में 1106 है। पश्चिम बंगाल में 1028 है। और केरल में 860 है, मतलब यूपी से ज़्यादा है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी की सबसे कम है और केरल की यूपी से ज़्यादा है।
आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका मुख्य था। 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की और टोटल 15वीं जनगणना थी। नगरीकरण का अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे अधिक गोवा की है, फिर मिजोरम की है, फिर तमिलनाडु का, फिर केरल का। तो गोमित के 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। हाँ, ये भी सही है पर व्याख्या नहीं है। 10 लाख प्लस नगरीय समूह में कौन कौन हैं? तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड है, ओडिशा नहीं है। ओडिशा नहीं है। जम्मू कश्मीर में 1 है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 1 के 10 लाख की नगर है, झारखंड में 3 है। सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्मों में किसमें है? तो मुंबई और दिल्ली में सबसे अधिक है। मुंबई और दिल्ली में अगर क्रम देखा जाए, भारत के 4 महानगरों में जनसंख्या का क्रम देखा जाए तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुदिको बेंग। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% हो चुकी है। 17.5%। आपात उद्घोषणा का आधार आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति नहीं होता है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी राज्य में युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आपातकाल लग जाता है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और ये संघ के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये 75(3) में कहा गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन 75(2) में के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। 9वीं कुछ विधि नियमों का विधिमान्यीकरण है। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं 9 का में है, सहकारी समितियां 9 खा में है, अधिकरण जो है भाग 14 में है, 14 का में। हिंदी पाठ को संविधान संशोधन में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये है 58वां संविधान संशोधन 1987। 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आई थी। तो पहले आई है 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और बाद में आई है स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है 1999 में आई है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई है। जवाहर रोजगार योजना 1989 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी। मानव विकास को 8वीं पंचवर्षीय योजना काल था 1992 से 97। 5वीं में गरीबी उन्मूलन, 6वीं में गरीबी निवारण, 7वीं में भोजन, काम और उत्पादकता को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई नीति का निर्धारण भी करेगी। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में क्या सही है? तो यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समयानुकूल साख प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ वर्ष 1998 में किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 3 साल होती है। 3 साल होती है। नेक्स्ट है नाबार्ड के संबंध में। तो नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1982 में। और यह कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो यह कृषि के साथ साथ संस्थागत विकास, गैर कृषि वित्तीय समावेशन, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करता है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, उसे नियंत्रित भी करता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो है 2006 में पारित हुआ था। 2 अक्टूबर 2006 में प्रभावी हुआ था।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम। लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा 25 लाख रुपए से लघु निर्माणी उद्योग में 25 लाख रुपए से ऊपर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में आया था। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं उनके सदस्यों द्वारा। सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन सब के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं एक दूसरे का। उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधकों के द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों के निबंधकों द्वारा उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सहकारी समितियों के निबंधकों द्वारा। कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय है। कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय पर लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर लगता है। कस्टम ड्यूटी आयात से संबंधित होता है। कॉरपोरेट टैक्स आय पर लगता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता इसको स्थापित हुआ था 1988 में और वैधानिक मान्यता इसको 1992 में मिला था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन का भी यूज किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के बीच में होती है, मतलब चालक से कम और विद्युत रोधी पदार्थों से अधिक। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। व्याख्या सही है। थर्मो रजिस्टर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में से संबंधित है। थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को भी बदलता है। थर्मो रजिस्टर जो होता है। नेक्स्ट है विस्फोटक के उत्पादन में यूज किया जाता है ग्लिसरॉल का यूज विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक पदार्थ होता है। DSLI निर्माण में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। लाल फास्फोरस को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड भी कहा जाता है। इसके अलावा रेड लेड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है DSLI में। एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड और लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है ईस्ट किण्वन से संबंधित है। केसीन दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा आवृतबीजी है। एलोवेरा जो होता है वो आवृतबीजी पौधा है। घटपर्णी जो होता है वो कीटभक्षी पौधा है। कैस्कुटा या अमरबेल जो है परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सही है। कैस्कुटा या अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह जो है यह पोषक तत्वों को तने से भोज्य पदार्थ और खनिज लवण ग्रहण करता है। यह जो अपने तने से भोज्य पदार्थ और खनिज लवण ग्रहण करता है, पत्तियों से नहीं ग्रहण करता है। करनाल बंट गेहूं फसल में लगता है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। कवक द्वारा फैलता है टिलेशिया इंडिका। नेक्स्ट है नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है पौधों में। फास्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने बंद होने का नियंत्रण करता है। बोरान जो है बोरान का संबंध रोग प्रतिरोधकता से है। बोरान का संबंध रोग प्रतिरोधकता से है। बोरान जो होता है वो रोग प्रतिरोधकता से संबंधित होता है। स्वप्रतिरक्षित रोग जो होता है वो संधिवात संधिशोथ है। स्वप्रतिरक्षित रोग। आनुवंशिक रोग होता है क्षय रोग जो होता है आनुवंशिक रोग नहीं होता है। पामा रोग जो है वो पामा रोग को चिंचड़ी भी कहा जाता है। मानसिक रोग है मनोविदलता।
सांप के जहरीले विष दंत जो होते हैं जिम्भिका दंत के रूपांतरित स्वरूप होते हैं। जिम्भिका दंत जो है वो रूपांतरित होकर जहरीले विष दंत में परिवर्तित हो जाता है। मच्छरों के बारे में है, केवल मादा रस चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। केवल मादा रक्त चूसती है। नर जो होता है वो पौधों से रस लेता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में उपस्थित यौगिक एसिटिक एसिड, दूध खट्टा, लैक्टिक, फलों पकना, एथिलीन। विटामिन ए रतौंधी, B3 से पेलाग्रा होता है। B3 पेलाग्रा, D सूखा रोग, फोलिक एसिड रक्ताल्पता। पाँच सितंबर को मलेरिया उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर। बर्ड फ्लू H5N1, बर्ड H5N1 मुर्गियों में ज़्यादा प्रभावित होता है। टैमी फ्लू इस व्याधि के लिए महत्वपूर्ण औषधि है। टैमी फ्लू। मीसियम उपनाम से जो प्रणाली शुरू की गई एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। मीसियम चीन द्वारा शुरू की गई है, क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में कथनों पर विचार करना है तो इसमें जो नाभिकीय रिएक्टर है उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। टोकमाक डिजाइन, और वे बहुत अधिक ताप पर कार्य करते हैं और नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। टोकामैक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे फ्यूजन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले से सबसे बाद में कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है तो जिम कॉर्बेट 1936, कान्हा 1955, काजीरंगा 1974 और साइलेंट वैली 1984। तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट और सबसे बाद में साइलेंट वैली। जिम, कान्हा, काजी, साइलेंट। जिम, कान्हा, काजी, साइलेंट। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है तो वो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इसकी इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अंसी कर्नाटक में है, बेतला झारखंड में है, गूगामल महाराष्ट्र में है। महागूगा, अंसी कर्नाटक। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। भितरकनिका ग्रान के बारे में है तो भितरकनिका ग्रान ओडिशा में ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा में अवस्थित है। महानदी डेल्टा में यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनों के लिए गहिरमाथा तट उड़ीसा में स्थित है। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है ये। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क में खारे पानी के मगरमच्छ और ऑलिव रिडले पाए जाते हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है तो चौथा है। क्षेत्रफल के अनुसार चौथा है यूपी। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है। आगरा में कौन कौन का जन्म हुआ था तो मीर और गालिब। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इनका वास्तविक नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान था, जिन्हें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वारा दबीर उल मुल्क और नजमुद्दौला का खिताब दिया गया था। और एक जो मीर दिया गया है, मीर भी आगरा में जन्मा था। राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अवस्थित है और 1962 ललित कला 62 में 8 फरवरी 1962 में यह स्थापित किया गया था इसको। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। ये पूरे इंडिया में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1946 में संविधान सभा की सदस्य चुनी गई थी और 1958 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी थी। नोआखाली में जब दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी के साथ भी थी ये। खुर्जा मृत्तिका शिल्प से संबंधित है। मेरठ खेल कूद के सामान से, जलेसर ढलवा घंटिया से। लखीमपुर खीरी चीनी उत्पादक क्षेत्र है। नक्काशीदार काठ शिल्प के लिए मैनपुरी, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर ये सब माना जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला ये मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन या गुरु पूर्णिमा को मथुरा वृंदावन में आयोजित होता है।
नेक्स्ट है मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, टांडा विद्युत करघा उत्पाद के लिए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य है उन्नाव, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव वाला। और समस्तपुर रायबरेली में है, बखीरा संतनगर में है, संडी हरदोई में है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है इलाहाबाद में। स्थापना 1975 में की गई थी। 81 में इसका नाम बदलकर भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया था, और जब यह स्थापित था 1975 में तब इसका नाम था भारतेंदु नाट्य केंद्र। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए इटावा जाना जाता है। इमदाद खानी घराना, सितार और सुरबहार। शंभू महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को। इनको लखनऊ घराने कथक नृत्यकार थे। इसको नृत्य सम्राट भी कहा जाता था शंभू महाराज को। परमवीर चक्र जो है नीरज कुमार सिंह को नहीं मिला है, बाकी संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव इन सबको मिला है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। तंबाकू राजमुंदरी में है। विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं। सरोद वादक। लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है कौन? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी ही लोक संस्कृति कहलाती है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश जबलपुर में है, और आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश मेरठ में है। विनिमय साख्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1882 से प्रभावकारी हुआ है। 1882 से। और 2018 में इसका संशोधन किया गया है।